सभी मित्रों को नमस्कार। प्रस्तुत है जय रंगमंच की प्रस्तुति प्रकाश भाटिया जी के साथ बातें फिल्मों की। बातें फिल्मों की में प्रकाश भाटिया का जय रंगमंच के दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। अब तक हम आपको 3 एपिसोड दिखा चुके हैं। पहले एपिसोड में हमने भारत भूषण जी से आपकी मुलाकात कराई, दूसरे में गुरुदत्त जी से और तीसरे में साधना जी से। अब इस बार जय रंगमंच की टीम ने सोचा कि हम कुछ ऐसे कलाकारों से आपकी मुलाकात कराएं जिनके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते लेकिन वैसे बहुत कुछ जानते हैं उन्हें बड़े पर्दे पर देखकर। उन्होंने बड़ी बड़ी महान फिल्मों में काम किया है लेकिन वो खुद इतने महान कभी नहीं बन सके। तो आज हम आपको एक ऐसे कैरेक्टर एक्टर या चरित्र अभिनेता से भेंट करवाएंगे। चरित्र अभिनेता या कैरेक्टर एक्टर फिल्मी दुनिया में कहा जाता होगा, लेकिन मैं खुद पर्सनली एक्टर को एक्टर मानता हूँ, चाहे वो हीरो हो या कोई भी रोल उसमें कर रहा हो। मैं सांबा को भी बड़ा एक्टर मानता हूँ, कालिया को भी बड़ा एक्टर मानता हूँ। अच्छा, आपने कभी कोई ऐसी मैग्नेटिक आवाज़ सुनी है? मतलब एक चुंबकीय आवाज़ कि जैसे आपने आंखें बंद की और वो आवाज़ सुनाई दी तो आपके कान खड़े हो जाए। जी हाँ, आज मैं ऐसे ही शख्स से आपका तारुफ कराऊंगा जिसे आप भली भांति जानते हैं लेकिन उसके बारे में उतना नहीं जानते। आप सिर्फ उनकी पर्दे की ज़िंदगी जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस एक्टर की जिसका पूरा नाम है सैयदना इफ्तिखार अहमद शरीफ, जिसे मैं और आप और हम सब लोग इफ्तिखार के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आज बात कर रहे हैं हम इफ्तिखार साहब की। इफ्तिखार साहब का जन्म जालंधर में 22 फरवरी 1920 में हुआ। ये 4 भाई बहन थे, 4 भाई कुल और 1 बहन। इनके पिताजी किसी प्राइवेट बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे थे तो ट्रांसफ़र पे रहते थे। वैसे ये कानपुर के थे। तो हुआ यूँ कि इन्होंने मैट्रिक जब की तो मैट्रिक के बाद इन्होंने अपनी रुचि दिखाई पेंटिंग में, आर्ट में। तो इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से आर्ट में डिप्लोमा किया और सिंगिंग का भी इन्हें बड़ा शौक़ था। के.एल. सहगल साहब को बहुत अच्छी तरह से गा जाते थे और उस ज़माने में के.एल. सहगल साहब सबके आइडल थे। जो भी सिंगर बनना चाहता था वो के.एल. सहगल के ही गीत गाता था। तो इन्होंने म्यूज़िक की भी ट्रेनिंग ली। इस बीच हुआ यूँ कि हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि उस ज़माने में कलकत्ता एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी, बॉम्बे उतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी। सारी म्यूज़िक कंपनियां कलकत्ता में थी, जिसको आज हम कोलकाता कहते हैं। HMV भी वहीं थी और शायद सबसे बड़ी कंपनी हमारे देश की उस ज़माने में वही थी। HMV ने अखबार में एक ऐड दिया सिंगर्स के ऑडिशन के लिए और कोई उस ज़माने के नामी म्यूज़िशियन थे, संगीतकार थे, श्री दास गुप्ता जी, मैं उनका पूरा नाम नहीं जानता। उन्होंने वो ऑडिशन कंडक्ट करना था। वो फिल्मों में भी काम करते थे, फिल्मों में भी म्यूज़िक देते थे। तो हुआ यूँ कि इफ्तिखार साहब ने वो ऐड पढ़ा और वो भागे भागे कलकत्ते पहुँचे, ऑडिशन दिया, ऑडिशन में पास हुए। उनके 2 गाने भी रिकॉर्ड हुए। ये आपको आज ही ये खबर मिल रही है कि वो सिंगर भी थे और गाने रिकॉर्ड करवा के वापस आए। उन 2 गानों से वो कानपुर में तो स्टार बन गए।
कुछ समय बाद उनके पास कलकत्ते के एक किसी फिल्म प्रोडक्शन हाउस की चिट्ठी आई कि क्या आप हमारे यहाँ बतौर एक्टर नौकरी करना चाहेंगे। इन्हें ये समझ नहीं आया कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ और ये एक्टिंग की कहाँ से कॉल आ गई। तो ये बड़े पशोपेश में थे कि जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं, लेकिन चांस ले लिया इन्होंने और ये पहुंच गए। दरअसल हुआ यूं था कि दास गुप्ता जी इनकी सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी और बहुत खूबसूरत आवाज़ से बहुत ही इम्प्रेस हुए थे। तो वो क्योंकि उस प्रोडक्शन कंपनी में म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे, तो उन्होंने इन्हें रिकमेंड किया उस कंपनी को और उस कंपनी ने इनको नौकरी दी और इन्होंने वो नौकरी एक्सेप्ट कर ली। इन्होंने इस बीच वहाँ कानपुर में या लखनऊ में सगाई भी इनके घर वालों ने तय कर दी। उसके बाद ये कलकत्ते आ गए। ये कलकत्ते पहुँच गए। अब हुआ यूं कि लगे रहे, बस कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद मैं कहूँ, इनको एक फिल्म तकरार में इन्हें रोल मिला और जमुना उस ज़माने की काफ़ी फेमस हीरोइन थी, उनके साथ इनको वो रोल मिला। इन्होंने किया। कुछ समय बाद इनको एक और फिल्म मिली, राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी में कानन देवी हीरोइन थी और राजलक्ष्मी में तलत महमूद जी ने भी रोल किया था और तलत महमूद जी ने अपना पहला फिल्मी गाना हिंदी का इसी में गाया था। इस बीच इनका एक जू लड़की के साथ अफेयर हो गया। हाना जोसेफ उस लड़की का नाम था और उसके साथ इन्होंने शादी कर ली और जो वह सगाई हुई थी वो वहाँ उन्होंने तोड़ दी। इनसे इनको 2 बेटियां हुई और कलकत्ते में पार्टीशन के चलते दंगे शुरू हो गए और बहुत ज़बरदस्त दंगे हुए थे कलकत्ते में। इस बीच इनका पूरा परिवार पाकिस्तान शिफ्ट कर गया। ये नहीं जा सके। इनके पेरेंट्स भी गए, इनके भाई बहन भी गए, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तो इसलिए ये यहीं रुक गए। लेकिन कलकत्ते में जो दंगे हुए, फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि कलकत्ता छोड़कर वो बम्बई आ जाए। लेकिन बम्बई में भी इतना आसान नहीं था। वो वहाँ 2-3 फिल्में कर चुके थे कलकत्ते में। अगर वहीं दंगे वगैरह ना होते तो शायद उनका काम आगे बढ़ता, लेकिन मजबूरी थी, जान प्यारी होती है सबको। बम्बई में आए, कोई ख़ास काम नहीं मिल रहा था, छोटे मोटे रोल मिलने लगे। इसी बीच इनको अचानक ध्यान आया कि कानन देवी ने कलकत्ते में एक बार अशोक कुमार जी से उनकी मुलाकात करवाई थी। तो इन्होंने अशोक कुमार जी को अप्रोच किया। उनके स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज़ गए और अशोक कुमार जी बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन इसे पहचान गए। तो अशोक कुमार जी ने इनकी पूरी मदद की। बॉम्बे टॉकीज़ एक फिल्म बना रहे थे, मुकद्दर, जो अशोक कुमार जी प्रोड्यूस कर रहे थे। उसमें वो एक रोल, सपोर्टिंग रोल था, जो वो अपने भाई अनूप कुमार को दे रहे थे। लेकिन इफ्तिखार साहब को हेल्प करने के लिए उन्होंने ये रोल इन्हें दिया। इस तरह इनकी गाड़ी आगे चली। एक चीज़ और बता दूं कि इनके अशोक कुमार साहब के साथ संबंध बहुत अच्छे रहे पूरे परिवार के, और ये सारी ज़िंदगी ये एहसान मानते रहे कि अशोक कुमार साहब ने एक ज़माने में, जब उनके दिन बुरे थे, उन्होंने मदद की और धीरे धीरे इनकी गाड़ी आगे बढ़ने लगी। इन्होंने श्री 420 में भी रोल किया, जागते रहो में भी किया और भी कई पिक्चरों में किया। लेकिन ज़िंदगी रूणू टूटू करके चल रही थी। तो ज़िंदगी जो है रूणू टूटू करके चल रही थी और
खाने तक के लाले थे। फिर देखिए, मैंने साधना जी वाले एपिसोड में भी कहा था कि भाग्य का कुछ पता नहीं होता, भाग्य कब आप पे मेहरबान हो जाए कुछ नहीं पता चलता। पूरे 26 साल बाद किस्मत ने इनके ऊपर अपना हाथ रखा। जी हाँ, एक जमाने में अशोक कुमार साहब ने इन्हें बी आर चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस में इंट्रोड्यूस किया था। ये कहते हैं लोग कि बी आर चोपड़ा और अशोक कुमार साहब की बहुत अच्छी दोस्ती थी और बी आर चोपड़ा साहब अशोक कुमार जी की कोई बात टालते नहीं थे। तो उन्होंने उस ज़माने में इफ्तिकार को अपनी कई पिक्चरों में छोटे से रोल थे लेकिन देते रहते थे। आदमी और इंसान में भी उन्होंने किया। तो हुआ यूं कि 1969 में बी आर चोपड़ा साहब ने अपने बैनर पे एक फिल्म बनाई इत्तेफाक, जो कि उनके भाई यश चोपड़ा ने डायरेक्ट की। अब उस फिल्म में राजेश खन्ना और नंदा हीरो हीरोइन थे। राजेश खन्ना जी उस टाइम कोई बहुत बड़े स्टार नहीं थे, अच्छी गाड़ी चल रही थी और पोटेंशियल लग रही थी कि ये बहुत बड़े स्टार बनेंगे। लेकिन इस फिल्म में, ये किसी एक अंग्रेजी नाटक पर आधारित ये फिल्म है, इस फिल्म में इफ्तिकार साहब ने इंस्पेक्टर कर्वे का रोल किया था और वो हमेशा इंस्पेक्टर ही बनते आए थे। तो इंस्पेक्टर कर्वे के रूप में जो उन्होंने कमाल किया उस फिल्म में, उसके बारे में मैं क्या कहूं आपसे। इतना शानदार रोल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का कि अगर आप वो फिल्म देखते हैं, अगर नहीं देखिए तो देखिए। उसमें आप राजेश खन्ना जी और नंदा की ओर देखेंगे ही नहीं, आप इनकी एंट्री के बाद सिर्फ इन्हें ही देखेंगे और किसी और को नहीं देखेंगे। इतने गजब का परफॉर्मेंस उन्होंने किया। ये फिल्म बाद में रीमेक भी हुई, बहुत थर्ड क्लास बनी। जैसे विक्टोरिया 203 की भी रीमेक हुई, वो भी बेकार सी फिल्म बनी थी। कभी भी रीमेक्स वो ऑरा नहीं ला पाते हैं जो ओरिजिनल फिल्में वो ऑरा ला पाती हैं, क्योंकि ओरिजिनल फिल्मों में जो स्टार्स होते हैं वो अपनी एक चमक रखे होते हैं और लोग रीमेक को उससे कंपेयर करने लगते हैं। तो ये दिक्कत हर फिल्म में आती है, चाहे आप कितना भी बढ़िया उसमें परफॉर्म करें, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाती है क्योंकि समय भी बदल जाता है। समय के साथ उस टाइम किस तरह की सोशल कंडीशंस थी और आज कैसी सोशल कंडीशंस हैं, उस थीम को आज पसंद किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इस पिक्चर ने ऐसी किस्मत इनकी बदली कि प्रोड्यूसर इनके पीछे भागे भागे घूमते रहे। हर फिल्म में इनको पुलिस ऑफिसर पुलिस ऑफिसर पुलिस ऑफिसर करके रखने लगे। डॉन आई, डॉन में बड़ा शानदार इन्होंने रोल किया, जंजीर में शानदार रोल किया। जंजीर का तो मुझे वो सीन याद है जब अमिताभ बच्चन अपना आपा खो देते हैं और ये उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, वो सीन देखने लायक है। अपनी स्पीच, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्सप्रेशन से वो कितना शानदार वो सीन बन के आता है। दोनों एक्टर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। लेकिन हमारे मुल्क के फिल्मों में कैरेक्टर एक्टर को बड़ा छोटा समझते हैं, लेकिन इन्होंने जो रोल किया, गजब का रोल किया। अब इनका किस्मत और चमकी जब यश चोपड़ा जी ने दीवार बनाई। दीवार में जो रोल इन्होंने किया है, जैसे मैं इनकी आवाज़ की बात कर रहा था, दीवार में ये नेगेटिव कैरेक्टर में थे, स्मगलर बने थे, बहुत बड़े शानदार पर्सनैलिटी थी। सूट में, एक ग्रे कलर का सूट में उनका इंट्रोडक्शन होता है, कार में बुलाते हैं अमिताभ बच्चन को, मुझे अपना दोस्त समझो, इस तरह की आवाज़ में। और वो सीन खास करके जब अमिताभ बच्चन जी, जिनके कैरेक्टर का नाम विजय था और ये डाबर साहब बने थे, और ये फेंक के यूँ पैसे देते हैं और अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि मैं ये पैसे नहीं लूँगा, वो सीन दोनों का देखने लायक। अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ बहुत अच्छी है।
दिलीप जी की बहुत अच्छी, पृथ्वीराज कपूर जी की बहुत अच्छी आवाज़ थी, कई एक्टरों की अच्छी आवाज़ होती है, लेकिन एक जादू भरी आवाज़, मतलब जो आवाज़ सुनते ही आप मोहित हो जाएं, सिंगर नहीं, एक एक्टर की आवाज़ सुनकर आप मोहित हो जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर उस आवाज़ को यूज़ करने का कितना बड़ा टैलेंट था। अब एक चीज़ और बताऊं, ये बहुत बड़े पेंटर थे, इन्होंने अशोक कुमार साहब को पेंटिंग सिखाई। अशोक कुमार साहब बीच में बीमार हो गए, इनकी पत्नी ने कुछ साल पहले बताया था, इनकी पत्नी का देहांत 2013 में 90 साल की आयु में हो गया था। उन्होंने बताया था कि अशोक कुमार साहब और उनके परिवार के साथ हमारे पारिवारिक संबंध थे। अशोक कुमार साहब एक दिन बीमार पड़ गए, बिस्तर पर पड़ गए, और अशोक कुमार साहब बहुत एक्टिव इंसान थे, तो इन्होंने ही सुझाया, इफ्तिकार जी ने, कि आप कोई हॉबी क्यों नहीं अपनाते। तो उन्होंने पेंटिंग हॉबी अपनाई और वो पेंटिंग अशोक कुमार साहब को इन्होंने सिखाई। और एक चीज़ और बता दूं, किशोर कुमार जी ने एक फिल्म बनाई थी दूर गगन की छांव, तो उसके जो टाइटल्स हैं, उसके टाइटल्स के पीछे आपको स्केचेस और पेंटिंग बने दिखेंगे। वो स्केचेस और पेंटिंग दोनों ही इफ्तिखार साहब के बनाए हुए। ये बड़ा रेयर होता है कि एक एक्टर इतना टैलेंटेड पेंटर भी हो, सिंगर भी हो। न जाने उन्होंने सिंगिंग में आगे क्यों नहीं हिस्सा लिया। वो किशोर कुमार जी ने उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और वो पेंटिंग्स का उन्होंने इस्तेमाल किया, और वो क्रेडिट्स में भी दिया है उन्होंने। ये भी है, नहीं तो लोग क्रेडिट में नहीं देते हैं कि काम चला लो यार, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी बात है। अब आगे गाड़ी चलती रही, लेकिन 1969 के बाद इनकी किस्मत जब ऐसी पलटी कि इन्होंने अपना एक फ्लैट खरीदा खार में। खार बॉम्बे का बहुत पॉश एरिया, और वहाँ फ्लैट खरीदना आसान नहीं है, बहुत महंगे फ्लैट हैं। उस ज़माने में भी महंगे ही रहे होंगे, लेकिन इतना मतलब वो अर्न कर सके थे कि उन्होंने एक फ्लैट खरीद लिया। 2 बेटियां इनकी थी, एक बेटी इनकी कैंसर से गुजर गई, छोटी बेटी। बड़ी बेटी सलमा थी, छोटी का नाम सईदा था। इस अफसोस में ये घुलते रहे, और अंततः मार्च की तिथि तो मुझे याद नहीं है, मार्च 95 में अपनी बेटी के गुजरने के महीने डेढ़ के अंदर ही ये संसार को छोड़ के चले गए। इनकी शुगर बहुत हाई हो गई थी, और शुगर हाई होने के बाद इनको हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे वो फिर रिकवर नहीं कर सके और हम सबको छोड़ के चले गए। लेकिन इनका अपने परिवार जो सब पाकिस्तान चले गए थे, उनके साथ संबंध इनके रहे, बहुत अच्छे रहे। इनकी बेटी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि मैं जाती रहती थी, सबसे मिलती थी, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी उसने बताई कि जिनसे इनकी सगाई हुई थी और बाद में इन्होंने तोड़ दी थी आना जोसेफ से शादी करने के लिए, उनसे इनकी बड़ी बेटी मिली, और वो कहती हैं कि वो लेडी मेरे से बड़ी वार्मथ के साथ मिली, बहुत गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, और ये भी उन्होंने कहा कि उस लेडी ने विवाह अपने जीवन में नहीं किया। शायद हर एक की अपनी अपनी एक सोच होती है। इनके 3 भाई, जो इनसे बाद वाला भाई था वो पाकिस्तान के बहुत फेमस टीवी एक्टरों में रहा है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको इनामों से नवाजा भी है। दूसरा भाई पाकिस्तान एयरलाइंस में पायलट रहा, और तीसरा भाई अमेरिका में सेटल्ड है और डॉक्टर है, उसकी वाइफ भी डॉक्टर है। तो देखिए, कहाँ तो सिंगर बनना चाहते थे या पेंटर बनना चाहते थे, लेकिन भाग्य ने इनको एक्टर बना दिया। अच्छा हुआ, अगर इस तरह से ना होता तो उनसे हमारी मुलाकात कहाँ से होती। मैं उनकी वो फिल्म इत्तेफाक आप सबको सजेस्ट करूँगा कि देखिए। आप जंजीर और डॉन भी देखिए, बहुत अच्छा रोल है दोनों में, लेकिन इत्तेफाक का मज़ा कुछ और है। वो फिल्म भी मज़ेदार है और इनका रोल भी बहुत मज़ेदार है।
तो आज बातें फिल्मों की में इतना ही। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे किसी और कलाकार के साथ। धन्यवाद।